नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ग्राम पर। आज हम फिर करने जा रहे हैं भक्ति काल से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या तो संभावित हैं आगामी परीक्षाओं में। और 25 प्रश्नों का एक सेट जो है भक्ति काल का ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज इन 25 प्रश्नों को। करहानामा किसकी रचना है? करहानामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी। ये बहुत बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। ये जो है जायसी की रचना है, करहानामा और मसलानामा। जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये सब तो फेमस हैं, मगर ये इनका नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं। मसलानामा, करहानामा, तो ये जायसी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है पद्मावत की विधा है, यानी पद्मावत किस विधा की रचना है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, सभी है? सभी तो हो ही नहीं सकता, तीनों में से कोई एक ही होगा। तो ये जो है प्रबंध काव्य है, और इसे शुक्ल जी ने समासोक्ति काव्य कहा है। शुक्ल जी ने क्या कहा है? समासोक्ति काव्य, समासोक्ति काव्य। डॉक्टर नगेंद्र इसे रूपक काव्य या प्रतीकात्मक काव्य कहते हैं। रूपक काव्य या प्रतीकात्मक काव्य। तो कहीं कहीं इसको प्रबंध काव्य की जगह रूपक काव्य ऑप्शन भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह, शेर शाह। तो कुतुबन जो है हुसैन शाह के आश्रित कवि थे, और इनके गुरु थे शेख बुरहान। शेख बुरहान। इनकी रचना आपको पता है, मृगावती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जायसी की काव्य भाषा थी। जायसी की काव्य भाषा अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी। तो आपको पता ही होगा, ये जायसी जो है अवधी में लिखते थे। इनकी काव्य भाषा क्या थी? अवधी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम, रामचरितमानस। ये पद्मावत की पंक्तियाँ पद्मावत से ली गई पंक्तियाँ हैं। ठीक है, पद्मावत जायसी की रचना है, उसी से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहिका हसेसी की कुहरही, इसका क्या तात्पर्य है? कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। एक बार शेरशाह सूरी ने जायसी की प्रसिद्धि को सुन करके इनको अपने दरबार में बुलाया था। तो ये देखने में थोड़े कुरूप थे, तो इनको देख करके इनके रूप को देख करके वो हंस पड़ा। तो उसका उत्तर जो है इन्होंने इस तरह से दिया कि मोहिका हंसेसी की कुहरही, यानी मेरे ऊपर क्या हंस रहे हो? क्या तुम मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, यानी ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है। कुम्हार यहाँ पर किससे, कुम्हार से क्या मतलब है? ईश्वर से, जिसने मुझे गढ़ा है, उस पर हंस रहे हो या मुझ पर हंस रहे हो। इस तरह से उन्होंने, इसका अर्थ ये हो जाएगा, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे?
मसनवी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदुस्तानी। तो आपको पता होगा कि मसनवी जो है फ़ारसी शैली है, ये फ़ारसी की काव्य शैली है। फ़ारसी मसनवी जो है फ़ारसी की काव्य शैली, बाकी सब हिंदी की काव्य शैलियाँ हैं। दक्षिणी वगैरह जो भी हिंदुस्तानी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, ये हिंदी की काव्य शैलियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जायसी के पद्मावत पर आधारित ये प्रश्न कई बार कई प्रकार से पूछा गया है। जायसीकृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य। चंपू काव्य कहते हैं गद्य पद्य मिश्रित काव्य को, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर जो है वो रूपक काव्य हो जाएगा। धर्म काव्य पुराण काव्य तो है नहीं, तो रूपक काव्य है ये। इसको डॉक्टर नगेंद्र ने रूपक काव्य या प्रतीकात्मक काव्य कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। चित्रावली के नायक और नायिका, नायक जो है इसका सुजान नाम है, इसके नायक का नाम सुजान है और नायिका इसमें चित्रावली खुद है। चित्रावली नायिका है और ये अवधी में लिखी हुई है। चित्रावली किस भाषा में है? अवधी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। तो कबीर और सूर की भाषा के बारे में आपको पता ही होगा। कबीर कई भाषाओं के जानकार थे, उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली सबका मेल मिलता है। और सूरदास ब्रज, तो यहाँ अवधी की बात हो रही है। तुलसीदास अवधी ब्रज दोनों में हाथ आजमाए हैं, सूरदास भी। तो जायसी ने सिर्फ अवधी में रचना की है, जायसी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जायसी ने सिर्फ अवधी में ही रचनाएं की हैं। ये सारे जो प्रश्न मैंने शामिल किए हुए हैं, ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न हैं, पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, फूल मरे पर मरे न बासु। बासु यानी सुगंध, बास कहते हैं ना सुगंध, कि फूल मर जाता है मगर उसकी सुगंध नहीं मरती। यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू, कबीर, रैदास, जायसी। देखिए भक्ति काल में सूर, कबीर, तुलसी और जायसी, इन्हीं चार लोगों से बहुत ज़्यादा इन्हीं के इर्द गिर्द, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन, इन्हीं के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लगभग हज़ारों की संख्या है केवल भक्ति काल से प्रश्नों की, जिसमें कई तो रिपीट होते हैं, थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज करके। तो आपको सूर, तुलसी, जायसी और कबीर, इन चारों को बिल्कुल रट कर घोल कर पी जाना है। ये प्रश्न भी जो है जायसी की रचना पद्मावत से लिया गया है ना। ये जो है जायसी की रचना पद्मावत से लिया हुआ कथन है, फूल मरे पर मरे न बासु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन, सुजाउद्दौला। तो इसका जो अनुवाद करने वाले कवि हैं, ये हैं आलो उजाला। और ये मगन ठाकुर का रोल इतना है कि इन्होंने इनसे करवाया था। ये वज़ीर थे किसी राज्य के, उन्होंने इनसे पद्मावत का बंगला में जो है, अराकान राज्य था, अराकान, उसके वज़ीर थे ये मगन ठाकुर। इन्होंने आलो उजाला नामक कवि से इसका बंगला में अनुवाद कराया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तन चितौर मन राजा किन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? देखिए यहाँ पर जो जैसे लिखा होता है रचनाओं में पुरानी, मैं वैसे ही टाइप करता हूँ। मैं अपने से कुछ उसमें मात्राओं का या किसी भी तरह का कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि एज इट इज़ ये पंक्तियाँ बार बार पूछी जाती हैं। उसमें हम मात्राएँ चेंज कर देंगे या कुछ उसमें सुधार कर देंगे तो ये एक तरह से गलत होगा। तो ये किससे लिया गया है? तो आपको दिख रहा होगा पद्मिनी, यहाँ पद्मिनी का नाम आया है, सिंघल द्वीप का नाम आया है, तो ये पद्मावत से ली गई पंक्तियाँ हैं। ठीक है, बीजक से कोई लेना देना नहीं है, सीतायन बिहारी सत्सई से कोई लेना देना नहीं इनका इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया? मास यानी मंथ है ना, महीना। किस मंथ से किया है? 12 मासा एक शैली है। चैत्र से, बैसाख से, ज्येष्ठ से, आषाढ़ से। ये आषाढ़ से शुरू होता है। 12 मासा का वर्णन जो है नागमती वियोग खंड में आषाढ़ से। आपने अगर कालिदास का मेघदूतम पढ़ा होगा तो उसमें भी जो यक्ष निर्वासित होता है वहाँ भी एक लाइन आती है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। ये हमारे संस्कृत काव्य में आपको पता ही है कि कालिदास मेघदूतम के लिए कितना फेमस है। अब तो ये 12 मासा का जो है आषाढ़ से प्रारंभ होता है नागमती वियोग खंड में। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर, शहंशाह, हुमायूं, अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। इन्होंने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। ये सिखों के 10वें गुरु जो हैं, 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनकी रचना है चंडी चरित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। तो जो कबीर के मुस्लिम फॉलोअर्स थे वो इनको शेख तकी का शिष्य मानते हैं। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने रामानंद को गुरु माना था। रामानंद को, ये बहुत चर्चित घटना है कि पंचगंगा घाट पर जाकर के कबीर लेट जाते हैं और उनके मुंह से राम निकलता है, राम राम निकलता है। उसी को इन्होंने अपना बीज मंत्र बना लिया और उनको गुरु मान लिया। तो फिर भी फॉलोअर्स तो फॉलोअर्स होते हैं, तो इनके फॉलोअर्स हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, जबकि ये अपने आप को हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं बताते थे। तो कबीर के जो मुस्लिम फॉलोअर्स थे वो इनका गुरु शेख तकी को मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? सधुक्कड़ी कहने से किस भाषा का पता चलता है? ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो सधुक्कड़ी बताया इन्होंने राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली को सधुक्कड़ी कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम सुंदर दास ने इनकी कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, पंचमेल खिचड़ी। और कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, वाणी का डिक्टेटर। ज़बरदस्त अधिकार था इनका भाषा पर, इसीलिए इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब, इनमें से कोई नहीं। ज्ञान बोध किसकी रचना है ये बताना है आपको। ये जो है मलुकदास की रचना है। ये वही मलुकदास हैं जो आलसियों के परम आराध्य हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आलसियों का ये मूल मंत्र होता है कि बैठ कर के सब कुछ मिल जाएगा, राम सबको देते हैं, सबके दाता वही हैं। यही मलुकदास हैं जिनकी रचना है ज्ञान बोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त। ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि ये
कबीर को राम नाम भले ही जो है रामानंद जी से प्राप्त हुआ, मगर इनके राम कबीर के और रामानंद के राम अलग हैं। ये अवतारी राम हैं, ये अवतार लेते हैं, लोक रक्षक राम हैं। ये जो है घट घट में विराजने वाले राम हैं, जो सबके घट में हर घट में रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, तू होगा। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। जायसी सूर कबीर तुलसी। तो ये कबीर ने कहा है। ये शास्त्रों को, और जो लोग शास्त्रार्थ करते थे इनसे, उनसे कहते थे तुम कागज़ों में लिखी हुई बात बताते हो, कागज़ पे लिखी हुई बातें बताते हो। मैं जो आँखों से देखता हूँ उसकी बात करता हूँ, मैं जो साक्षात देखता हूँ उसकी बात करता हूँ। तो ये व्यवहारिक ज्ञान पर कबीर का जोर होता था, किताबी ज्ञान पर नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। तो सहजोबाई का संबंध जो है ज्ञानाश्रयी शाखा से, संत कवित्री हैं, संत कवित्री हैं। और इनकी रचना जो है सहज प्रकाश है, सहज प्रकाश। और इनके गुरु चरणदास, संत चरणदास, संत चरणदास, चरणदास, संत चरणदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रगट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? तो 1455, अगर आप विक्रम संवत में देखेंगे, संवत 1455, और इसमें से जब 57 माइनस करेंगे तो 1398 आएगा, 1398 ईस्वी। ये जो है कबीर का जन्म काल है, कबीर का। ठीक है, ये कबीर के जन्म के बारे में प्रचलित है। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रगट भय, कबीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो जिसका नाम ही सुंदर है, इस सुंदर को आजकल लोग क्या कहते हैं, स्मार्ट। तो यही जो है निर्गुण संत कवियों में सबसे शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित, यानी पढ़े लिखे, ज़्यादा ज्ञानवान सुंदरदास जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदर ही सुंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है? कबीर, दादू दयाल, नानक, नंददास। तो कबीर, दादू दयाल, नानक, तो आपको पता होगा कि ये सारे संत कवि हैं। नंददास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के। इनके बारे में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया, और कवि गढ़िया, यानी और कवि गढ़ते हैं, कविता गढ़ते हैं। नंददास जड़िया, नंददास जड़िया। ये कविता गढ़ते नहीं हैं, कविता में शब्दों को रत्नों की तरह जड़ देते हैं। जैसे हीरे जवाहरात जड़े जाते हैं आभूषणों में, वैसे ये एक स्वर्णकार हैं, कविता के एक जौहरी हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उसको इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार रिपीट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है मेरा फोकस पढ़ाने पर है, ना तो चिल्लाने पर है, ना तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने पर कि सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा चैनल तेज़ी से ग्रोथ करेगा और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। इतना ही पर्पज़ है मेरा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।